वृत्त की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट का समय उसके लिए लेंगे, फिर हम जाएंगे टॉपिक पे। स्वस्थ वृत्त एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम बात करें पूरे किसी भी सब्जेक्ट की कोई महत्ता कम नहीं है, सभी की बराबर है, परंतु अगर हम कंपेरेटिव पार्ट में बात करें तो स्वस्थ वृत्त एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे वर्ल्ड वाइड, यहाँ नहीं केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में आयुर्वेद की जो ब्रांच सबसे ज्यादा स्वीकार्य है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांच इज स्वस्थ वृत्त। ठीक है, तो स्वस्थ वृत्त में क्या है, बेसिकली आप लोगों को पता होगा, अगर आपको बात करें प्रिवेंटिव मेडिसिन है ना, या कम्युनिटी मेडिसिन जो आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं प्रिवेंटिव पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अगर किसी भी बीमारी को दो, जैसे हमारा आयुर्वेद का, इसमें भी हम आज फर्स्ट चैप्टर में भी ये चीज कई बार रिकॉल करेंगे कि आयुर्वेद का मोटिव फर्स्ट ईयर में आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमारा मोटिव है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम एवं आतुरस्य विकार प्रशमन। तो जो हमारी मोटिव की फर्स्ट लाइन है, आचार्य ने जो आयुर्वेद का मोटिव बताया है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, उसको पूरी तरीके से सिर्फ दो ही ब्रांचेज आयुर्वेद की हैं जो फुलफिल करती हैं, एक स्वस्थ वृत्त और दूसरा पंचकर्मा। ठीक है, और ये आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है, दोनों प्रिवेंटिव पार्ट पे जोर देते हैं, दोनों में हमारा बीमार होने के बाद का तो है ही, परंतु अगर हम बीमार पड़े ही ना, इस चीज पे बहुत फोकस किया गया आचार्य द्वारा कि अगर ये एक ब्रांच नहीं, एक जीवन जीने की शैली है स्वस्थ वृत्त। ठीक है, तो आप इसकी महत्ता को समझिए और इसको केवल एक सब्जेक्ट नहीं, इसको अपने जीवन में भी एज ए वैद्य हमें वो सारी चीजें जो अब पढ़ेंगे हम अब से स्वस्थ ऋतु में, वो अपने जीवन में उतारनी है। वो केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, वो हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, लाइफस्टाइल, तभी हम एक अच्छे वैद्य बनेंगे। और हम एक अच्छा, किसी भी रोगी को अगर आप बताएंगे कोई बात, तो वो अपने ऊपर, अगर आप उस चीज को, हम सपोज किसी को कह रहे हैं आप प्रतिमर्श नस्य लीजिए, लेकिन हमें पता नहीं कि हम प्रॉपर वे में ले रहे हैं या नहीं, हम करते हैं या नहीं, तो आप उसको, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस एक्सप्रेशन ये चीज व्यक्त कर देगी कि आप वो चीज नहीं करते। इसीलिए हम 5 मिनट का समय इसलिए ले रहे थे कि हमें पता चले कि हम स्वस्थ वृत्त की क्या महत्ता है, स्वस्थ वृत्त की महत्ता के बारे में जानने के रिगार्डिंग। तो हम आगे समय ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं कि स्वस्थ वृत्त का जो प्रथम अध्याय है उसमें क्या, मेनली जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि स्वस्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, और उसमें हमारा कहाँ पे क्या चीज है, ये बेसिक सिर्फ फंडामेंटल्स हैं। इस आपको पूरे फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स आपको पता चलेंगे। तो अगर हम बात करें स्वस्थ, स्वस्थ की क्या परिभाषा दी है, सबसे आयुर्वेद में बहुत सारी परिभाषाएं वर्णित हैं, अलग अलग आचार्यों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं हैं, परंतु एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो परिभाषा है और जिसको कोई भी किसी तरीके से आज तक कोई ऑब्जेक्ट कर ही नहीं पाया, जिसपे कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, वो क्या परिभाषा है, आचार्य सुश्रुत द्वारा दी गई कि समय दोष समय अग्नि सम धातु मलय क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि इसमें आचार्य ने 5000 साल पहले, आचार्य सुश्रुत ने अपने इतने समय पहले, जब इतनी कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी, तब उन्होंने इतनी सटीक डेफिनेशन स्वास्थ्य की बनाई है। स्वास्थ्य की, क्या व्यक्ति, स्वस्थ जो व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए, क्या खाली शरीर का स्वस्थ होना स्वास्थ्य है, क्या दिमाग का स्वस्थ होना स्वास्थ्य है, क्या दिमाग और शरीर के अलावा भी कोई चीजें हैं जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। अगर हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तीनों दोषों की साम्य अवस्था को हम स्वास्थ्य कह सकते हैं, या 13 की 13 अग्नियों के साम्य अवस्था को हम स्वास्थ्य कह सकते हैं, या हमारी सारी धातु और मल की क्रिया को अगर हम वो बैलेंस स्टेज में है तो वो स्वास्थ्य कह सकते हैं। जी नहीं, जब तक आपके सभी चीजें, दोष, अग्नि, धातु, मल, इनके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज के सिनेरियो में, जो आज के समय में, आज का जो एक जीवन है हमारा, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ से लेके बड़े व्यक्ति, मतलब हमारे घर में, हमारे आसपास के लोगों में और हम में,
बाकी सब चीजों पे हम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन जो ये चीजें हैं प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, ये जो चीजें हैं इन पे ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। और ये एक ऐसी चीज है बेटा कि आपको ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि इनके बिना आप पूरी, आपका सब कुछ सही है, आपके दोष साम्य अवस्था में अग्नि सही है, धातु और मल की क्रिया सही है, परंतु आप आत्मा और मन का जो सामंजस्य है वो नहीं बिठा पा रहे, या इंद्रियां जो हैं वो आपकी सही से कार्य नहीं कर रही, तो भी आप स्वस्थ नहीं हैं। ठीक है, तो हम आगे इसको पढ़ते हैं कि जिस व्यक्ति के दोष अग्नि धातु और मल सम अवस्था में हो, आत्मा इंद्रियां और मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आगे क्या इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि समदोष वात पित्त कफ, ये आप लोगों को पता है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है कि समदोष का मतलब क्या हो गया, वात पित्त कफ की साम्य अवस्था, क्योंकि इनकी बढ़ना भी और इनका घटना भी दोनों ही सिचुएशंस में नुकसानदायक है। ठीक है, तो अभी विजिबल है कि समदोष का मतलब हमने अभी बात की कि समदोष का मतलब है वात पित्त कफ की साम्य अवस्था, तीनों दोषों का संतुलन, ना तो बढ़ना ना तो घटना। सम अग्नि, जठर अग्नि, सात्व धातु अग्नि, और इसके अलावा कौन सी अग्नि होती है, एक तो प्रमुख हमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल है वो है जठर अग्नि, हमारी डाइजेस्टिव फायर, धातु अग्नि जो धातु की अग्नि है, और 5 है हमारी पंच महाभूत अग्नि। ठीक है, तो ये 13 अग्नि टोटल होती है, 7 ये 1 + 7 + 5 तो इक्वल्स टू 13। तो 13 प्रकार की अग्नियां हैं जिनका साम्य अवस्था में होना बहुत जरूरी है। सम धातु, सप्त धातु जो हमारी बताई गई हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनका संतुलित अवस्था में होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा सममल क्रिया, मल मूत्र पुरी स्वेद, जिनका आचार्यों ने बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत माइन्यूट लेवल पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि इनको रोकने से, इनको आप जिस समय जिस हमारे जो 13 धारणीय वेग बताए गए हैं उनमें अधारणीय और धारणीय वेगों का जो डिस्क्रिप्शन है वो अभी हम स्वस्थ रीति में पढ़ेंगे दोबारा से, कि उनको उनमें से एक चीज है मूत्र पुरी स्वेद, इनकी साम्यावस्था होना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक चीज है। दूसरी चीज है प्रसन्न आत्म इंद्रिय, मतलब मन आत्मा और इंद्रिय, इनका आपस में परस्पर सहयोग प्लस प्रसन्नता, मतलब मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इनसे आत्मा से क्या समझते हैं, अगर हम आज के सिनेरियो में हम किसी अपने रोगी को मन और आत्मा के बारे में बताने लगेंगे तो वो कहेगा कि ये कैसी बात हो रही है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल है, आप उसको उसी की भाषा में, आम भाषा में अगर समझाएं तो हम बात कर रहे हैं मानसिक मेंटल हेल्थ और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअलिटी भी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना आप अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ नहीं मान सकते। जितना जरूरी हमारा शरीर के अन्य चीजों का स्वास्थ्य है, उसी प्रकार से अध्यात्म जो हमारा एक स्पिरिचुअलिटी है, जो एक स्पिरिचुअल हेल्थ है, वो भी हमारी सही होनी बहुत जरूरी है। और ये बात हमारे आचार्यों ने कितने सालों पहले क्लियर कर दी थी कि बिना इन सब चीजों की साम्य अवस्था के और आपस में साम्य बैठाए बिना ये आप इसको स्वास्थ्य नहीं मान सकते। अब हम बात कर लेते हैं आज के अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। आयुर्वेद में भी यही कहा गया है, हमने ये चीज स्पेशल इसीलिए मेंशन की कि डब्ल्यूएचओ ने ये डेफिनेशन कई बार रिवाइज की, हेल्थ की डेफिनेशन आप इस पे देखेंगे तो इसमें कई बार कुछ चीजें बढ़ाई गई घटाई गई, और फाइनली वो इस स्टेज पे पहुंचे कि ना, पहले डब्ल्यूएचओ सिर्फ हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल हेल्थ तक मानता था, फिर उन्होंने मेंटल ऐड किया, फिर सोशल वेलबींग ऐड किया, क्योंकि ये सब चीज स्वास्थ्य के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी हमारे आचार्य ने अभी बताया
कि खाली दोषों का या धातु का स्वस्थ रहना या मल का क्रिया का स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य नहीं है, उसमें हमारी आत्मा, मन और इंद्रियों का भी स्वस्थ रहना उतना ही आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ स्वस्थ। अब देखिए बहुत छोटी सी डिफरेंस है स्वस्थ और ये आया स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? जिस अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आत्मिक रूप से संतुलित हो, वही स्वास्थ्य कहलाता है। देखिए स्वस्थ हम हैं, स्वस्थ एक व्यक्ति है और स्वास्थ्य एक अवस्था है। बस आप इसको इस तरह से बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर कहें तो स्वस्थ हम हैं और स्वास्थ्य हमारी वो अवस्था है जिसे हम पाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेल्थ। तो इसमें क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य, अभी हमने इस पे बात की। फिजिकल हेल्थ, शरीर की क्रियाओं का संतुलन, शरीर की क्रियाओं का संतुलन। उसका है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, मन की स्थिरता, शांति, प्रसन्नता। आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ, आत्मा और परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव। ये चीज इतनी आवश्यक है आज के दौर में। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कहीं अपनों से दूर है, तो कभी वो जो है किसी किसी अवस्था में वो बातें कोई शेयर नहीं कर पा रहा, किसी का कोई दोस्त नहीं है, अकेलापन फील कर रहा है। तो वहां क्या चीज काम आती है? आत्मा और परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव। मैंने अभी बताया ना स्पिरिचुअल हेल्थ, अभी पीछे भी हमने ये बात डिस्कस की थी। स्पिरिचुअलिटी आदमी को किसी न किसी में भी, जिसमें भी आपको लगता है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि आपको किसी न किसी में गूढ़ आस्था, चाहे वो आपके कोई गुरु हो, कोई किसी भी पंथ, धर्म, किसी भी संप्रदाय, लेकिन आपका एक विश्वास होना चाहिए एक ऐसी पावर में, एक ऐसी शक्ति में कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे सारे कार्य पूरे हो ही जाएंगे। किसी भी अवस्था में, कभी रिजल्ट की टेंशन है, कभी एग्जाम की टेंशन है, कभी आने वाले टाइम में जब कल को डिग्री कर लोगे तो एक अच्छी प्रैक्टिस चलाने की टेंशन होगी, फाइनेंस की टेंशन होगी, शादी की टेंशन। वो एक पैरेलल पार्ट है लाइफ का, वो चलता रहेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी अगर आपके साथ जुड़ी है तो आप इन सब चीजों से पार पा जाएंगे। और एक पॉजिटिव थिंकर, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की मेंटल हेल्थ 90%, 99% या फिर 100% मैं कहूंगा कि वो हमेशा एक हेल्दी रहेगा मेंटली, क्योंकि वो एक उस असीम शक्ति को मानता है कि जिसने हमें बनाया। उसको मानने का मेन मकसद ये नहीं है, आप किसी को भी मान सकते हैं पॉजिटिव। आप एक, जैसे हमारे यहाँ तो पेड़ों को भी आयुर्वेद ने बताया, पेड़ों को भी हम एक ईश्वर के रूप में मानते हैं। आप किसी पत्थर को, आप किसी जगह को, किसी नदी को, किसी भी चीज को जिसमें आपकी गूढ़ आस्था हो, लेकिन वो आस्था इस लेवल की होनी चाहिए कि उस पर कोई क्वेश्चन मार्क ना करे, कि कल को कोई आपको क्वेश्चन मार्क ना करे कि आप ऐसे कैसे करते हो। ठीक है, और सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ, ये भी एक बहुत जरूरी है। आपके अच्छे दोस्त होना, आपका अच्छा पड़ोस होना, आपके रिलेशनशिप अपने भाई बहन के साथ, अपने कजन्स के साथ, अपने मदर फादर के साथ, कल को आफ्टर मैरिज अपने इन-लॉज के साथ, सभी के साथ, ये एक सोशल हेल्थ है। व्यक्ति सभी तरह से ठीक है, वो फिजिकली फिट है, वो मेंटली फिट है, वो स्पिरिचुअली भी फिट है। वैसे तो मैं ये कहूंगा अगर कोई प्रॉपर स्पिरिचुअल फॉलो करने वाला व्यक्ति है तो वो चारों ही तरह से स्वस्थ होगा। परंतु फिर भी कई एग्जाम्पल ऐसे मिल जाते हैं कि वो सब कुछ है पर वो सोशल नहीं है, वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्थ का इश्यू है। आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होना भी एक गलत चीज है। आदमी अपना एक्सप्रेस करे, मैं ये नहीं कह रहा एक व्यक्ति के 10 दोस्त हो सकते हैं, एक व्यक्ति का एक दोस्त हो सकता है, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सोशल हो सकता है और एक व्यक्ति लिमिटेड हो सकता है। लेकिन लिमिटेड होने में बुराई नहीं है, बिल्कुल नहीं होने में बुराई है। ठीक है, तो आप ये एक ऐसी चीज है बेटा कि इसको आप ये मत मानिए कि ये पढ़ाई, ये तो आपका जीवन है, कि आपको ये सारी चीजें जीवन भर, या आपका शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसका सही रखने के तरीके और टिप्स स्वस्थ में भर भर के हैं। अभी हम इसको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और डिटेल में पूरे स्वस्थ में पढ़ेंगे। आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मैंने अभी इस पर डिस्कशन इसीलिए किया कि उसको बहुत ज्यादा आगे
हाईलाइट नहीं किया जाता। और सामाजिक स्वास्थ्य, मैंने बताया कि आज भी अगर आपको ये चीज लगती है कि आपका कोई फ्रेंड सिर्फ एक थोड़ी सी किसी समस्या की वजह से आपसे दूर हो गया, तो एक सॉरी, एक क्षमा एक ऐसी चीज है कि आप उसको कर दें और आप उससे मांग लें, तो मेरे हिसाब से वो सब रिश्ते सही हो जाते हैं। तो सोशल हेल्थ भी बहुत ही जरूरी चीज है। तो कंक्लूजन क्या निकला स्वस्थ और स्वास्थ्य का, ये कि इतना देखिए, आपको एक पूरा सब्जेक्ट 1.5 साल आपको एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और मैंने अभी शुरू में इसके स्टार्टिंग बताया कि ये जो सब्जेक्ट है स्वस्थ वृत्त, उसकी महत्ता इतनी ज्यादा है पूरी दुनिया में। वो उसका होने का जो मेन कारण है वो ये है कि बीमारियों पे तो सभी जने बात करते हैं, लेकिन यहाँ बीमारी ना हो और हम पूरे जीवन खुश कैसे रहें। खाली ये नहीं फिजिकली फिट होना ही खुश आपका स्वास्थ्य है, आप मेंटली हेल्दी होना भी उतना ही जरूरी है। और आपका खुशी, ये नहीं कि आप बुझे बुझे से रह रहे हैं, वो भी एक वो है। तो निष्कर्ष क्या है कि आयुर्वेद में स्वस्थ वह है जो शरीर, मन, आत्मा और इंद्रियों से प्रसन्न हो, संतुलित हो। स्वास्थ्य की रक्षा ही स्वस्थ वृत्त का मुख्य उद्देश्य है। कितनी बड़ी बात है कि स्वास्थ्य की रक्षा ही स्वस्थ वृत्त का मुख्य उद्देश्य है। आतुरस्य विकार प्रशमनस्य स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। तो हमारा जो प्रथम वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। देखिए, अगर आप किसी को भी, मान ली मैं हूं या आप हैं, अगर आप पहले से ही अपना, मैंने बताया ना शुरू में, मैंने बताया कि ये जीवन जीने की शैली है, ये लाइफ स्टाइल है हमारा। क्या है ये? लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल अगर आपका सही हो गया, लाइफ स्टाइल का मतलब खाली ये नहीं होता कि हमने जो है सुबह उठे अच्छा ब्रेकफास्ट किया। लाइफ स्टाइल का मतलब है आपका आदतें, आपकी जो गलत आदतें हैं, आपकी कोई भी ऐसी आदत जो आपको लगता है अंदर से, अंतरात्मा आपकी कभी ना कभी आपको ये चीज का एहसास दिलाती है कि ये आदत आपकी गलत है। तो वो सभी चीजें जो है, आपको ये क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है कि आपका लाइफस्टाइल, मतलब आयुर्वेद मतलब स्वस्थ वृत्त, ये एक ऐसे वो है। आयुर्वेद को बहुत जने, आप बहुत आचार्य जो प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़े बड़े वैद्य हैं, उनसे आप कभी भी डिस्कशन सुनेंगे, कोई वीडियो देखेंगे, तो हमेशा उनसे, अपने गुरुजनों से हमने भी यही सुना है कि आयुर्वेद कोई पैथी नहीं है, आयुर्वेद एक जीवन शैली है और उसे जीवन में उतारने की जरूरत है। तो मैं यही बात पे जोर दे रहा हूँ कि स्वस्थ वृत्त उसकी कुंजी है। अगर आयुर्वेद एक जीवन शैली है, तो उस जीवन शैली को जीने का पूर्ण, उसका जो एक कहते हैं ना, कुंजी का मतलब है गाइड। जैसे होता है पूरा सिलेबस तो इतना बड़ा है, लेकिन एक गाइड है जिसको थोड़े से लेवल में पढ़ के आदमी बहुत अच्छे से निकल जाता है। कोई अगर हमें कहीं भूल भुलैया फंस के कोई हमें गाइड कर दे तो हम बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो वो स्वस्थ वृत्त है, स्वस्थ वृत्त वो सब्जेक्ट है। ठीक। तो अब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। स्वस्थ वृत्त वह शास्त्र है जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी व्यक्ति के रोगों के निवारण करने का उपाय बताता है। स्वस्थ वृत्त वह विज्ञान है जो हमें बताता है कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, रोगों से बचे रहें, कैसे रोगों से, देखिए सीजनल, अभी हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, मैं दोबारा से बार बार नहीं जाऊंगा वहां पे। रोगों से बचाव के कैसे तरीके हैं। रोग कहीं, अब हम कहेंगे कि भाई रोग तो पकड़ ही लेते हैं, वो इसलिए पकड़ लेते हैं कि हमने उससे पहले आचार्यों ने बताया है। षड क्रिया काल आप पढ़ोगे, संचय प्रकोप प्रशमन, उन्होंने सब बताया है कि किस ऋतु में कौन से दोष का संचय हो रहा है, कब प्रकोप हो रहा है, कब प्रशमन हो रहा है। तो आप लोग अगर उसको पहले ही क्रियाकाल खंडित कर देंगे तो वो स्थिति हो ही नहीं पाएगी कि आप रोगी हो। वही कुंजी स्वस्थ वृत्त और पंचकर्म में मिलेगी, और वो स्वस्थ वृत्त आप पढ़ रहे हैं। शब्द व्युत्पत्ति पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें, देखिए सब्जेक्ट पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ पास होने के लेवल पे पढ़ें कि मुझे इससे पास होना है। दूसरा ये है कि उसे इंटरेस्टिंग थोड़ा सा बना के उसको इस करे आत्मसात कर लिया जाए कि वो आपको अपने जीवन में यूजफुल लगने लगे, और आपको फिर दोबारा, मुझे लग रहा है फिर उसको ऐसे रटने या उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? वो आपको खुद से खुद एग्जाम में ध्यान आएगा, खुद से खुद आप उसे लिखेंगे, लेकिन बशर्ते आप अच्छे से एक ही बार आत्मसात हो जाएं। ठीक। तो शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? स्वस्थ, निरोग, संतुलित अवस्था में रहने वाला, या शारीरिक व मानसिक रूप से व्यक्ति की पूर्ण रूपेण आरोग्य अवस्था या निरोग अवस्था। स्वस्थ वृत्त दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है स्वस्थ और एक है व्रत। स्वस्थ हम अभी पढ़ चुके कि निरोग संतुलित अवस्था,
में रहने वाला, मतलब हमने बताया था ना स्वस्थ कौन है, हम स्वास्थ्य क्या है, अवस्था। तो स्वस्थ है शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति की पूर्ण रूपेण आरोग्य अवस्था या निरोग अवस्था। और व्रत क्या है, आचरण या पालन। तो हमें स्वस्थ व्रत में क्या बताया गया है कि शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति की पूर्ण रूपेण आरोग्य अवस्था का पालन करने का जिसमें तरीका बताया है, क्या क्या चीजें हमें पालन करनी है, क्या क्या आचरण हमें फॉलो करने हैं, वो है स्वस्थ व्रत। तो स्वास्थ्य की रक्षा हेतु अपनाए जाने वाले आचरण या नियमों का विज्ञान ही स्वस्थ व्रत है। ये एक छोटी सी सिंपल लाइन आपको पूरा सब कुछ क्लियरफाई कर देगी कि स्वास्थ्य की रक्षा हेतु अपनाए जाने वाले आचरण या नियमों का विज्ञान ही स्वस्थ व्रत है। ठीक। अगर हम बात करें कि इसको आप क्लियर करने के लिए कि इंग्लिश में स्वस्थ का मतलब हेल्दी और स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ। हेल्दी कौन होता है, कोई पर्सन, हेल्दी होते हैं हम, और हेल्थ क्या है, स्टेज। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्वस्थ वृत्त के ऑब्जेक्टिव्स। स्वस्थ वृत्त के उद्देश्य क्या होने चाहिए। स्वस्थ वृत्त के उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षण। प्रमुख उद्देश्य ये हम इतनी देर से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्वस्थ वृत्त का प्रमुख उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य रक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंटिव पार्ट। देखिए अब आने वाला जो टाइम है, जो फ्यूचर है, वो बीमारी वाले क्लिनिक तो बहुत बड़े लेवल तक खुल चुके हैं, ठीक है ना। अब जो है प्रिवेंटिव क्लिनिक्स का जमाना है। मेट्रो सिटीज में ये एक बहुत कॉमन प्रचलन हो गया, और जो बड़े, जो अभी ठीक है अभी वो बहुत हाई प्रोफाइल उसमें है, लेकिन आने वाले 10-20 साल में आम आदमी, एक मीडियोकर फैमिली का आदमी भी सोचेगा कि मैं इतना पैसा बीमार खराब करूं, इससे अच्छा यह बीमार पड़ने के बाद वेस्ट करूं, उससे अच्छा ये है कि मैं प्रिवेंटिव क्लिनिक में जाऊं किसी, और वहां जाकर मैं जो हूं उसको, मैं किसी प्रिवेंटिव क्लिनिक में जाऊं और मैं स्वस्थ बना रहूं। तो ये जो बात है ये आने वाला फ्यूचर है, तभी मैं बोला कि स्वस्थ वृत्त जो है आपको फ्यूचर, जो हमारी बहुत हॉट ब्रांचेस हैं आयुर्वेद की, उनमें से एक है स्वस्थ वृत्त। ठीक है ना। तो प्रिवेंटिव क्लिनिक्स और प्रिवेंटिव मेडिसिन का जमाना है, और ये सिर्फ आयुर्वेद की विशेषता है जो किसी और पैथी में नहीं मिलती, कि आप स्वस्थ को स्वस्थ कैसे बनाए रखें। और हमारे आचार्य ने तो मोटिव ही आयुर्वेद का वो बताया है। ठीक है ना। अभी अगर मैं आपको इसको बताऊं छोटे से एग्जांपल देके कि यहाँ पे ऋषिकेश, आप लोगों ने सुना होगा, योगा कैपिटल ऑफ, इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ योगा कहलाती है वो ऋषिकेश। और वहां पे कई सौ करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है इंटरनेशनल से, इतना टूरिज्म वहां है इंटरनेशनल। यूरोप और यूएस और मतलब सभी इतना बड़े बड़े पूरा वहां आप अगर जाएंगे, जो उनका सीजन है, जैसे अब सीजन स्टार्ट है कि नवंबर से लेके मिड दिसंबर तक, और फिर उसके बाद मिड जैन से लेके मई तक, तो वहां पे आपको दिखाई देंगे कि फॉरेनर्स कितने ज्यादा जागरूक हैं इस पार्ट के लिए। वहां पे ये चीज बहुत फेमस है ऑलरेडी, और वो साल में महीना महीना लगा के, देखिए अगर 12 महीने मैं कमा रहा हूँ, तो 12 में से अगर मैं एक महीना अपनी हेल्थ के लिए निकाल के, 11 महीने मेरी जो 11 महीने क्या कहेंगे, मेरी जो ताकत है या मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना अगर बढ़ा लेता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को भी समस्या रहेगी। और फिर मैं कह रहा हूं कि भविष्य इसी का ही है। स्वस्थ के उद्देश्य में नंबर 1 है स्वास्थ्य रक्षण, नंबर 2 है रोग प्रतिषेध, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, जीवन शैली और नियमों के द्वारा, किसी दवाई के द्वारा नहीं। तभी मैं बता रहा हूँ ये इतनी ज्यादा हॉट है, और बिना किसी भी इस पे कोई, जैसे आयुर्वेद और मॉडर्न में जैसे बहुत सारे आपस में लोगों में क्लैशेस चलते हैं, बहुत सारे वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन ये एक ऐसी ब्रांच है जिसपे कोई आरोप नहीं लगा आज तक इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये बिना किसी दवा के जीवन शैली और नियमों के द्वारा रोगों को से दूर रखती है। प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड क्योर, स्वाभाविक जीवन पद्धति से रोगों का शमन करना, दीर्घ आयु प्राप्ति, उचित आहार विहार और दिनचर्या से। देखिए खाली मतलब रोग मुक्त नहीं, दीर्घ आयु भी प्राप्त करा रहे हैं, आयु भी बढ़ा रही है, और वो भी स्वस्थ आयु, ये नहीं रोगी वाली आयु। आप बीमार बिस्तर पड़ के नहीं जीवन काटोगे, आप बुढ़ापो में भी जवान बने रहोगे अगर आप शुरू से इस पैथी को यूज कर रहे हो। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आत्मिक संतुलन, संपूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था में रहना।
स्वस्थ वृत्त के प्रमुख अंग क्या है, मेन कंपोनेंट क्या है, किसके बेसिस पे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जो उद्देश्य इतने बड़े इन्होंने दिए हैं वो कैसे फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा इन कंपोनेंट के आधार पर। सबसे बड़ी चीज दिनचर्या, हमारा डेली का लाइफस्टाइल। अभी हम इस पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल, कम से कम 2 लेक्चर होंगे दिनचर्या पे केवल, कि दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए सुबह उठने से लेके रात सोने तक। वैसे तो रात्रिचर्या का वर्णन भी आयुर्वेद में है, परंतु वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं मोटे तौर पे, जब बारीकी में जाएंगे तो अलग से पढ़ेंगे रात्रिचर्या भी। ऋतुचर्या, ऋतु अनुसार आहार विहार, आचार रसायन, सदाचरण, मानसिक शांति। ऋतुचर्या मतलब मंथ वाइज हमें, दिनचर्या का मतलब है पूरे दिन की हमें कैसे फॉलो करना है अपना लाइफस्टाइल। ऋतुचर्या का मतलब है सीजनल चेंजेस जो हमें चाहिए अपने जीवन में। सर्दी आ रही है तो सर्दी में कैसा खाना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, कैसा आहार, कैसा विहार होना चाहिए। आचार रसायन, आचार रसायन पे कोई कोई ग्रंथ मुझे नहीं लगता, मेडिसिन का कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी पैथी इस पे बोलती होगी आचार रसायन पे। आचार रसायन का भी स्पिरिचुअल गुरु तो बहुत बोलते हैं, लेकिन एक मेडिकल पैथी, एक जो है आयुर्वेद जैसे डिफरेंट टाइप की बहुत सारी पैथीज हैं, एलोपैथ है, होम्योपैथ है, यूनानी है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, तो उनमें अगर हम बात करें तो आचार रसायन पे बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। आचार रसायन भी हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ कंपोनेंट पे है, ऐसे फिर हम आज का जो एटलीस्ट जो टारगेट है उसे पूरा करें। तो सदाचरण, मानसिक शांति, इसको डिटेल में अभी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और आई थिंक सो आचार रसायन ऐसा है कि जिसपे आप जितना मर्जी डिस्कशन कर लें, बहुत और बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है। ऐसा नहीं है, सभी जितने बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं वो सभी इस बात बोलते हैं कि हमारी जो मेंटेलिटी है, अगर हम किसी चीज के बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो वो हमारे रिफ्लेक्शन होने लगेगा हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे जो जीवन है उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। उसमें ये बहुत स्टडीज है, ऐसा नहीं कि खाली वो मिथ है, वो बहुत स्टडीज हुई है इस तरह की कि आपके गलत बोलने से या आपके अच्छे सुनने से आपके लाइफस्टाइल पे या आपके शरीर पर उसका क्या पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र पे बहुत सी स्टडीज हुई है, गायत्री मंत्र पे बहुत स्टडीज हुई है, जिससे पार्ट ऑफ आचार रसायन। सदवृत्त पालन, सामाजिक और नैतिक आचरण, ना केवल दिनचर्या और ऋतुचर्या, ये तो आप अपने लिए कर रहे हो। सदव्रत, सदव्रत मतलब है सामाजिक और नैतिक, हम औरों के लिए कैसा कर रहे हैं, ये भी आचार रसायन और ये मिलते जुलते पार्ट हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे उसमें। योग और ध्यान, मानसिक, ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब किसी भी चीज को चलाने के लिए, ये केवल ऐसे नहीं है कि मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश को चला लेंगे, उनके अंडर में होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, रेलवे है, इलेक्ट्रिक है, रेल है, ट्रेन है, दुनिया जहान के मिनिस्ट्रीज आप लोग पढ़ेंगे। आयुष उसका एक पार्ट है, आयुष हेल्थ है अलग से, तो ये सब उसके कंपोनेंट है। तो ऐसे ही स्वस्थ वृत्त के जो कंपोनेंट है वो कैसे हैं, वो है दिनचर्या, वो है ऋतुचर्या, वो है आचार रसायन, वो है सदव्रत और वो है योग और ध्यान। इन सब को पालन करने से हम कभी रोगी बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो कंक्लूजन इन चीजों का क्या निकलता है, जल्दी से देख लेते हैं कि स्वस्थ वृत्त आयुर्वेद का वह अंग है जो स्वास्थ्य की रक्षा, स्वस्थ वृत्त आयुर्वेद का वह अंग है जो स्वास्थ्य की रक्षा और रोग रोकथाम दोनों पर बल देता है। ये केवल चिकित्सा का नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन जीने की कला का विज्ञान है। इस बात को बिल्कुल गांठ मारने वाली है कि ये केवल चिकित्सा का नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन जीने की कला का विज्ञान है। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो, इस चीज को मैं एक बार इसलिए बता रहा हूं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। हम डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कल को एग्जाम है तो आपको कोई भी टॉपिक सिलेबस छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा एनसीआईएसएम के। ठीक है, तो अगला टॉपिक है स्वास्थ्य लक्षण, आरोग्य लक्षण एवं धातु साम्य लक्षण। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य लक्षण पर। सुश्रुत संहिता का ये फिर से, अभी देखिए ये श्लोक इस बार अभी सिर्फ आज ही आज में कम से कम 3 से 4 बार आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी महत्ता ही इतनी है। ठीक है, अभी आप भावार्थ पढ़ चुके हैं तो आई थिंक सो मुझे इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये दोबारा से वही है, समदोष, वात पित्त कफ का संतुलन, स्वास्थ्य लक्षण। देखिए पहले आप इस शब्द से ही समझ लीजिए कि स्वास्थ्य लक्षण से क्या मतलब है। स्वस्थ रहने के जो लक्षण हैं वो है स्वास्थ्य लक्षण, शब्द से ही क्लियर हो रहा है।
और वो कैसे होगा, स्वस्थ कैसे रहेगा? दोष सम होने चाहिए, अग्नि सम होनी चाहिए, धातु सम होनी चाहिए, मलों की क्रिया प्रॉपर होनी चाहिए, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय और मन स्वस्थ प्रसन्न होने चाहिए, तो व्यक्ति स्वस्थ है। ये हम पढ़ चुके हैं। वात पित्त कफ का संतुलन, जठराग्नि का सब प्रकार से कार्य, सब धातु की समान अवस्था, मल मूत्र पुरीश आदि का उचित निष्कासन और आत्म इंद्रिय और मन की प्रसन्नता, यही सब स्वास्थ्य लक्षण कहलाते हैं, जो बताते हैं कि व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है। ठीक है, स्वास्थ्य लक्षण बहुत जैसा शब्द है वैसा ही वो है लिखने में। देखिए एग्जाम में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आप अगर थोड़ा डिटेल में डीपली उसको पढ़ेंगे भी ना, मतलब सब क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़, कई बार क्या होता है हम घबरा जाते हैं कि ये क्या क्वेश्चन आ गया। आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसको दोबारे आगे चल दी कि तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मैंने, लेकिन अगर आप डीपली क्वेश्चन को ध्यान से शांत मन से उसको एक बार पढ़ेंगे तो हो सके उसी से आंसर निकल जाए। ठीक है, आपने पढ़ा सब कुछ है लेकिन आपको ध्यान नहीं आ रहा। तो अगला क्या है, स्वास्थ्य लक्षण एवं आरोग्य लक्षण। परिभाषा, आरोग्य का अर्थ है रोग रहित अवस्था। जिस व्यक्ति के शरीर मन इंद्रिय और आत्मा में कोई विकार ना हो वही आरोग्यवान है। मुख्य लक्षण, शरीर में हल्कापन व स्फूर्ति, उचित भूख और पाचन क्रिया, नींद का नियमित और स्वाभाविक आना, मन की प्रसन्नता और शांति, थकान का अभाव, कर्म में उत्साह, कोई भी रोग या विकार उपस्थित न होना, ये सभी क्या है, आरोग्य लक्षण कि व्यक्ति आरोग्यवान है। वो स्वास्थ्य लक्षण और आरोग्य लक्षणों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अभी हमने वही चीज पढ़ी, उसको दोबारा से हम थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इसीलिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये सभी लक्षण बताते हैं कि व्यक्ति रोग रहित है। अब देखिए धातु साम्य लक्षण। धातु ना सम्य अवस्था, धातु साम्यायम, अर्थात जब सब धातु रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र अपनी प्राकृतिक अवस्था में संतुलित हो, उसको कहते हैं धातु साम्य। धातु साम्य लक्षण क्या है? रस धातु तृप्ति स्नेह कांति, ये आचार्य चरक और वाग्भट और सुश्रुत सभी ने बताए हैं कि किसी भी धातु का प्रॉपर होना, मतलब किसी भी धातु का साम्य अवस्था में होना, तो आपको एक लक्षण उसका इंडिकेट होगा, और उसकी कमी के भी लक्षण है, आप वो भी देख सकेंगे। आप आगे वो भी पढ़ेंगे कि उसकी कमी के क्या लक्षण है। तो मुख्य हम अगर बात करें रस धातु की, तो उसका क्या लक्षण है? तृप्ति स्नेह और कांति। रक्त धातु का क्या है? वर्ण का सामान्य रहना और शरीर में उत्साह भरपूर रूप से रहना। मांस धातु का क्या है? शरीर की स्थिरता। देखिए अगर आप इसको, मैं आप कहें कि ये पढ़ रहे हैं, मैं इसका सबका नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ये, आप आगे सब कुछ इन डिटेल पढ़ेंगे। मैं आपको सिंपल सा एक आम लैंग्वेज एग्जांपल देता हूँ, जो एक लेमैन सबको पता होगा। आप जब पढ़ेंगे तो कोरिलेट 1 मिनट में हो जाएगा कि आचार्यों ने ऐसा नहीं कहा है। इन्होंने कहा है रक्त धातु का वर्ण का सामान्य रहना। वर्ण के सामान्य से क्या मतलब है कि जो आपका ओरा है, जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है, वो नॉर्मल रहना। नॉर्मल से मतलब क्या है, आप इसको कोई वो नहीं करेंगे, मतलब जैसा हम है, अगर उसमें अवस्था में कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो ओरा चेंज दिखाई देगा, आपका अपीयरेंस गड़बड़ दिखेगा, मुंह पे कहीं कालापन है, पीलापन है, तो वो एक उसमें चीज दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम कि वर्ण का सामान्य अर्थ है उत्साह। मैं उत्साह की बात कर रहा था कि उत्साह जो शब्द है वो कैसे उसमें आप उससे कोरिलेट कर रहे हैं। देखिए अगर कोई एनीमिक पेशेंट है, अगर हम मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर रक्त धातु की कमी है, इसका मतलब एनीमिया है, अगर एनीमिक पेशेंट है तो उसमें उत्साह, उत्साह का मतलब है किसी भी कार्य करने के लिए उसमें कितना जज्बा है, कितना पोटेंशियल है। क्योंकि जब वो एनीमिक है तो वो थकावट महसूस करेगा, उसे कुछ भी, अगर हम किसी भी व्यक्ति को, वो उसका एक बहुत, मैं इसलिए आम भाषा में आम आपको बता रहा हूँ जिससे आप ये कभी भूले ना कि रक्त धातु का सामान्य रहने में उत्साह होना है। अगर उत्साह नहीं है तो क्या मतलब है उसका, कि वो एनीमिक हो सकता है। वो आप कैसे कोरिलेट करेंगे कि व्यक्ति आप देखेंगे जिसमें भी लड़कियां हैं, लड़कियों में बहुत ज्यादा कॉमन है कि वो एनीमिक हो जाती हैं, तो उसमें आपको सामने लक्षण दिखाई दे जाएगा कि वो जो है, उसे कोई खेलने के लिए कह रहे हैं, उसमें खेलने जाने के लिए कोई उत्साह नहीं है, पढ़ने के लिए कह रहे हैं, नींद ज्यादा आ रही है, पढ़ने का उत्साह नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्लियर कट उसका जो आचार्य ने लिखा है वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड उसका लक्षण है। ठीक, उसके अलावा क्या है? मांस धातु शरीर की स्थिरता बल पुष्टता, मेद धातु त्वचा में स्निग्धता कोमलता, अस्थि धातु हड्डियों की मजबूती स्थिर
आदमी में स्थिरता का अनुभव होना अस्थि धातु का साम्यता का लक्षण है। मज्जा धातु अंगों में पूर्ति और स्थिरता। शुक्र धातु में ओज, तेज और प्रजनन क्षमता का पूर्ण रूपेण होना, ये शुक्र धातु की धातु साम्यता का लक्षण है। जब ये सभी धातुएं संतुलित रहती हैं तो शरीर में ओज, ये जो हमारी सप्त धातुएं बताई गई हैं, ये बताया गया है कि सातों धातुओं का सार स्वरूप क्या है, ओज। ठीक है ना। तो ओज जीवनी शक्ति प्रकट होती है जो उत्तम स्वास्थ्य का सूचक है। ठीक है। तो अब इसको कंक्लूड कर देते हैं कि क्या है स्वास्थ्य लक्षण। व्यक्ति की पूर्ण स्वस्थ अवस्था में, व्यक्ति की पूर्ण स्वस्थ अवस्था का संकेत है स्वास्थ्य लक्षण। रोग रहित अवस्था का संकेत है आरोग्य लक्षण। और शरीर के आंतरिक संतुलन का संकेत है धातु साम्य लक्षण। देखिए अब जरा सा 1 मिनट के लिए समझ लीजिए, शब्द में कंफ्यूज मत होइए। स्वास्थ्य लक्षण का बताया है व्यक्ति की पूर्ण स्वस्थ अवस्था, पूर्ण स्वस्थ है और रोग रहित है। ठीक है। अब इसको कैसे आप कहेंगे कि भाई ये तो क्या मतलब हो गया कि पूर्ण स्वस्थ और रोग रहित, ये तो दोनों एक ही चीज होगी। थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। पूर्ण स्वस्थ आज है, करंट स्टेज है, दिस इज ए करंट स्टेज। और आरोग्य रोग रहित अवस्था, ये उसकी पूरी स्टेज है कि वो, देखिए आज मैं किसी बीमारी से पीड़ित नहीं हूँ प्रेजेंट टाइम में, कल मुझे बुखार था, तो मैं स्वास्थ्य लक्षण आज के बारे में तो बता रहा हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ क्योंकि आज मैं स्वस्थ, परंतु मैं आरोग्य नहीं कहलाएगा। क्योंकि आरोग्य का क्या है कि अगर मैं कल भी था, आज भी हूँ और उम्मीद है कल भी रहूंगा, फ्यूचर की तो कोई बात नहीं कर सकता, परंतु पास्ट एंड प्रेजेंट की हम बात कर सकते हैं। और धातु साम्य आप समझिए, तो तीनों मिलकर बताते हैं कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही सच्चा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, फिर से आज ये जो चैप्टर है पूरा इसी चीज पे डिपेंडेंट है। पूरा चैप्टर भी हम एक दिन में नहीं उसको वो पूरा कर पाएंगे क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है। स्वास्थ्य शब्द दो चीजों से बना है, स्वस्थ आत्मा या स्वयं का स्थित होना, मतलब कि स्थित होने का मतलब है स्थिर होना या एक साम्य अवस्था में रहना। आत्मा का या स्वयं का मेरा, अगर मैं किसी भी रोग से पीड़ित हूं तो मैं स्थिर नहीं रहूंगा। मेरे अंदर अगर कोई भी रोग है तो मैं स्थिर अवस्था में नहीं रहूंगा, तो वही अस्वस्थ है। और अगर स्वस्थ हूं तो मैं स्थिर हूं, अर्थात स्वयं में स्थित होना। जब व्यक्ति अपनी प्रकृति, आत्मा, मन और शरीर में संतुलित रहता है तब वह स्वस्थ कहलाता है। सॉरी। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा, आचार्य सुश्रुत ने स्वास्थ्य की परिभाषा, फिर से वही आ गया, मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा डेप्थ में क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैंने अभी कहा ही था कि ये चीज हमारे कई बार आएगा लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट और अलग अलग रेफरेंस में आएगा। ठीक है। उसको आप हर क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा ना, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, मैं इसलिए वो बार बार डालूंगा जिससे आपको वो चीज क्लियर हो। ठीक है। दोषों का साम्य अवस्था में होना, अग्नि का प्रॉपर वे में कार्य करना, धातु समान और संतुलित रहे, मल और मूत्र का ठीक प्रकार से निष्कासन हो, वो व्यक्ति स्वस्थ है। स्वास्थ्य के आयाम, ये क्या था, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। और अब हम क्या बात कर रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। ठीक है। स्वास्थ्य के आयाम, तो अब आप इसमें देखिए क्रम आयाम विवरण क्या है। शारीरिक स्वास्थ्य दोष, धातु मल और अग्नि का संतुलन। मानसिक स्वास्थ्य मन की स्थिरता, शांति व प्रसन्नता। शारीरिक क्या हो गया, जो अभी हम पढ़ के आए, दोष, धातु मल का और अग्नि का संतुलन, चारों चीजों का। मानसिक स्वास्थ्य क्या हो गया कि मन की स्थिरता, शांति व प्रसन्नता। आत्मिक स्वास्थ्य, आत्मा का स्थैर्य एवं आत्मानुभूति। सामाजिक स्वास्थ्य, समाज में नैतिक सौहार्दपूर्ण व्यवहार। देखिए लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सामाजिक नहीं है, हमारे पड़ोस में एक रहते हैं वो तो बिल्कुल सामाजिक ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक आपके निगेटिव पार्ट को वो कर रही है। वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके अंदर की कोई ऐसी बात, कोई कोई जैसे बीमारी है, बीमारी को कहते हैं इसको तो आज बुखार है। ऐसे जो सामाजिक रूप से अस्वस्थ हैं उनको भी लोग इंडिकेट करते हैं कि वो तो बिल्कुल असामाजिक तत्व हैं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी के सुख में नहीं, किसी के दुख में नहीं। तो ये चीजें भी स्वास्थ्य को इंडिकेट करती हैं।
इसीलिए डब्ल्यूएचओ भी अब इस चीज को सोशल वेलबींग की बात कर रहा है, जबकि हमारे आचार्य हजारों साल पहले इस चीज पे बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, रोग की अनुपस्थिति को स्वास्थ्य नहीं कह सकते, संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक संतुलन की अवस्था को स्वास्थ्य कहेंगे। ये पॉइंट आप अपने जहन में रखिए, गांठ बांध लीजिए कि आप खाली रोग ना होना, जो अभी हमने किसके लिए बात करी थी, स्वास्थ्य लक्षण की, रोग नहीं है उसको हम आरोग्य नहीं कहेंगे, उसको हम पूर्ण स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। वो ठीक है, डिजीज नहीं है, लेकिन जब तक आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक संतुलन में नहीं है, तब तक आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। डब्ल्यूएचओ की परिभाषा हम पहले अभी पढ़ चुके कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक, आयुर्वेद ने यह समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हजारों वर्षों पूर्व ही बता दिया था। स्वस्थ विद के अनुसार स्वास्थ्य की कार्यपरक परिभाषा, ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू स्वस्थ व्रत। कार्यपरक दृष्टिकोण, ऑपरेशनल व्यू पॉइंट, स्वस्थ विद के अनुसार स्वास्थ्य केवल एक अवस्था, स्टेज नहीं है, बल्कि यह संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया, प्रोसेस है। अर्थात स्वास्थ्य एवं गतिशील संतुलन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही पूर्णतः स्वास्थ्य है। क्या समझे कि स्वस्थ वृत्त के अनुसार स्वास्थ्य केवल एक अवस्था नहीं, कोई एक स्टेज नहीं है कि स्वस्थ है, इसका हमने डिफाइन कर दिया कि भैया टेम्परेचर 98.3 है तो वो स्वस्थ है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया है कि ये संतुलन बनाए रखने का प्रोसेस है, निरंतर चीज। एक चीज होती है कि आज मेरा जो टेम्परेचर है वो 98.3 है, या मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है, ठीक है ना, तो क्या हम हेल्थी हो गए, क्या हम स्वस्थ हो गए, ऐसी कोई फिक्स कर देगा कि खाली इन दो चीजों से हम बता दें कि ये हो गया, या और कोई पैरामीटर ले ले कि मेरा हीमोग्लोबिन 14 है, ठीक है, तो क्या मैं स्वस्थ हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको ये इंडिकेट नहीं करती कि आप जो है पूर्ण स्वस्थ हैं। ठीक है, ये एक निरंतर प्रोसेस है, रेगुलर स्वास्थ्य पाना एक रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है, गतिशील, जिसको कभी नहीं रुकना। जब तक हम है तब तक हमें अपनी हेल्थ के लिए कार्य करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम कभी भी नहीं रुकेंगे, निरंतर चलते रहेंगे उसके लिए। ठीक है, अब इसकी आगे क्या कार्य परिभाषा, ये दृष्टिकोण था। डेफिनेशन क्या है, ऑपरेशनल, जब व्यक्ति उचित आहार विहार, दिनचर्या सदव्रत का पालन करते हुए दोष, धातु, मल तथा अग्नि का संतुलन बनाए रखता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आत्मिक दृष्टि से प्रसन्न रहता है, वही जो है क्या है, स्वस्थ है। ठीक, तो उसको आप जो है क्या कहेंगे, वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। स्वस्थ के अनुसार स्वास्थ्य के घटक क्या है, आहार का संतुलित होना, सात्विक एवं ऋतु अनुसार भोजन। भोजन क्या है, वो बड़ी एक कॉमन एक वो है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। ठीक है, एक बहुत कॉमन लोग बोलने वाले, इसका कोई मेडिकल फील्ड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कितना हमारे आचार्यों ने इस बात पे जोर दिया है कि आहार संतुलित, सात्विक और ऋतु के अनुसार होना चाहिए। अब सर्दियां आ गई हैं, और सर्दियों में अगर हम ठंडी चीज, जैसे आजकल बड़ा कॉमन है कि ठंड है और लोग बाग आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पहली बात वो चीजें तो गर्मियों में खाने वाली नहीं है, परंतु मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं है। विहार से क्या मतलब है, उचित व्यायाम, योग, विश्राम और नींद। हमारे आचार्यों ने जीवन के 3 उपस्तंभ बताए हैं। ठीक है, उन 3 उपस्तंभ में आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीनों चीजें जो ये हमारे उपस्तंभ हैं। आहार का भी आप लोगों ने महत्ता पढ़ी, आहार कितना जरूरी है। निंद्रा, आजकल मॉडर्न मेडिसिन साइंस पे हजारों की तादाद में रिसर्च हो रही है कि 7 से 8 घंटे से कम नींद होने पर आप एक धीरे 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 स्लो पॉइजन के तौर पे आप जो है कहीं ना कहीं, आप इस पे सर्च करके देखिएगा कि उस पे कितनी रिसर्चेस हो चुकी हैं और कितनी चल रही हैं कि इससे कम नींद आप कहीं ना कहीं अपने जीवन को एक बीमारी के अंधकार में धकेल रहे हैं, जो मानसिक के साथ साथ शारीरिक भी हो सकती है।
और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक इतनी गूढ़, इतनी बड़ी टर्मिनोलॉजी है। ब्रह्मचर्य का मतलब खाली इतना नहीं है कि हमें जो है अपने शुक्र का स्तंभन करना है या एक एज तक हमें। ब्रह्मचर्य एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसपे हम पूरा डिटेल डिस्कशन स्वस्थ में करेंगे अभी, ठीक है ना। तो ये 3 उपस्तंभ बताए हैं। मैं 3 उपस्तंभ पे क्यों चला गया कि यहाँ पर उचित व्यायाम, योग, विश्राम के साथ आया नींद। तो निंद्रा का आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा क्या है, दिनचर्या, ब्रह्म मुहूर्त, जागरण, दंत धावन अभियान, ये दिनचर्या का पार्ट हो गया। ऋतुचर्या आपको पता है, अभी पता नहीं है तो हम दोबारा, अभी पूरा चैप्टर है ऋतुचर्या में, बहुत डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये स्वस्थ है। सदव्रत, नैतिक आचरण, सत्य, दया, संयम आदि योग में ध्यान, मन और आत्मा के संतुलन हेतु आवश्यक साधन है। स्वस्थ वृत्त का उद्देश्य ये हम बहुत बार पढ़ चुके, दोबारा पढ़ लेते हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनचय। आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये सर क्यों बार बार बताए जा रहे हैं। मैं इसलिए बताए जा रहा हूं क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं बेटा कि ये जीवन को में ढाल लेने वाली बात है, ना कि सिर्फ पढ़ा और छोड़ देने वाली। इसको हमें जीना है पूरे जीवन। कंक्लूजन क्या निकलता है, आयुर्वेद में स्वास्थ्य की संकल्पना मतलब समग्र होलिस्टिक हेल्थ। इसमें शरीर, मन और आत्मा, समाज सभी का संतुलन आवश्यक है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य नहीं मान सकते, केवल मानसिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य नहीं मान सकते, केवल आत्मिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य नहीं मान सकते, केवल सामाजिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य नहीं मान सकते। सभी की बैलेंस्ड स्टेज, सभी का परस्पर साम्य अवस्था होना, संतुलित होना ही स्वास्थ्य है। स्वस्थ वृत्त इस संतुलन को दिनचर्या, ऋतुचर्या भी हमने कंपोनेंट में ये पढ़े हैं, सद्वृत्त, आहार विहार एवं योग के माध्यम से बनाए रखने की शिक्षा देता है। ठीक है बेटा। तो अगला टॉपिक इसी में पॉइंट है कि स्वस्थ में शोधन का महत्व। ये इससे कोरिलेट करके इस वजह से बताया गया है कि स्वस्थ में, ये अभी आप पढ़ेंगे, ये बिल्कुल मैंने बताया, अभी पहले ही बता चुका कि ये सिलेबस का पॉइंट है। जैसा सिलेबस में दिया है हमने वैसे ही लिया है, उसमें एक रत्ती चेंज नहीं किया। क्योंकि एग्जाम टाइम में बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि वो सिलेबस उठाता है, नोट्स उठाता है तो देखता है नोट्स में कहीं का कहीं है और सिलेबस में कहीं कुछ मिल रहा है, तो वो कंफ्यूज होता है कि तो मैंने पढ़ा ही नहीं। परंतु अगर नोट्स और सिलेबस पूरा एक साथ हो तो उसको ये चीज कभी एहसास होगा ही नहीं। ठीक है। तो टॉपिक क्या है, स्वस्थ में शोधन का महत्व संचित व संचित दोष के संदर्भ में। तो क्या है स्वस्थ पुरुष, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अभी फिर मैंने बताया था आज शुरू में ही कि कम से कम ये 4 से 5 बार आएगा। मैंने हटाया नहीं, नोट्स में डाला है कि कम से कम 4 से 5 बार आएगा, तो आप लोगों को इसकी महत्ता का अंदाजा होगा कि ये श्लोक नहीं है, ये हमारा जीवन है। ठीक। हम सीधे बात करते हैं, असंचित दोषयुक्त स्वस्थ की जो अवस्था है वो कैसी है कि शरीर में कोई दोष संचय की अवस्था में नहीं है, दोष, धातु, मल आदि सभी अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। यह व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है, शोधन की आवश्यकता नहीं, केवल दिनचर्या, आहार विहार द्वारा स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है। देखिए हम अभी बात कर रहे हैं स्वस्थ, अगर किसी के दोष साम्य अवस्था में चल रहे हैं, उसमें कोई भी दोष का संचय नहीं हुआ, संचय नहीं हुआ तो प्रकोप भी नहीं होगा ना, तो ऐसे में हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है कि उस स्थिति में भी हम दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहार विहार को छोड़ देंगे। अगर ये चीजें हमने छोड़ी तो दोष फिर से संचय, प्रकोप, प्रशमन की स्थिति में चल पड़ेगा और आप दोबारा से रोगी की स्थिति में हो जाएंगे। संचित दोष युक्त स्वस्थ क्या है, शरीर में दोष सूक्ष्म रूप से संचित हो चुके हैं। आपने ऋतु के अनुसार ऋतुचर्या का पालन नहीं किया, दिन के अनुसार दिनचर्या का पालन नहीं किया और उससे क्या हुआ, दोष का प्रकोपित हुए, दोष का संचय होने लगा। अगर आप क्रियाकाल को, अभी हमने बात की थी कि ये 2 ही ब्रांचेज ऐसी हैं जो निर्विवाद हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं इंटरनेशनली, पंचकर्म और स्वस्थ वृत्त। तो ये कोरिलेटेड है, मैंने ये भी बताया था अभी आपको। तो हम अभी वही बात कर रहे थे। तो अगर संचय अवस्था में ही आपको पता चल गया कि संचय हो रहा है, हमने गलत वो किया, तो इसीलिए आचार्य ने ऋतु शोधन बताया है। स्वस्थ व्यक्तियों में ऋतु शोधन, जैसे वसंत में हम वमन करते हैं, वर्षा में हम बस्ती लेते हैं, उसका क्या रोल है कि आपको पता है कि स्वभावतः उन ऋतुओं में दोषों का प्रकोप होता है, स्वभावतः नेचुरल है वो। ठीक उस दौरान अगर आपने ये पंचकर्म का यूज कर लिया
तो आपको कभी भी रोगी होना या रोगी होकर वैद्य के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कौन बताएगा? ये बताएंगे हम। ऐसा नहीं है कि इसमें आप कहोगे कि ये तो ऐसी बात बता रहे हैं कि हमारी ही दुकानदारी खराब होगी, ऐसा नहीं है। मैंने अभी पहले बताया कि प्रिवेंटिव क्लिनिक्स का टाइम है, प्रिवेंटिव पार्ट पे जोर दिया जा रहा है। हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो ये चीज हमें पहले ही बताई गई है हमारे आचार्यों ने कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ को ही बचाया लो। वो कैसे? कि जैसे दोष में, जिस ऋतु में दोष प्रकोपित हुआ, मतलब संचित हुए, तो उसका शोधन करा दो। ठीक है। शोधन शरीर से संचित या दूषित दोषों का निष्कासन करता है। आयुर्वेद में मुख्यतः पंचकर्म के रूप में विख्यात है, आपको सबको पता है। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। शोधन के मुख्य लाभ क्या है? संचित दोषों का निष्कासन, शरीर में संचित हुए दोषों को बाहर निकालता है, जिससे रोग की संभावना समाप्त हो जाती है। रोग निवारण व रोग प्रतिरोध करना, शुद्ध शरीर में रोग कारण दोष टिक ही नहीं पाते। अग्नि व धातु का संतुलन, इससे धातु साम्यता भी आती है। और अग्नि जो जठराग्नि है मुख्यतः, वैसे तो 13 की 13 अग्नियों पर काम करता है शोधन, परंतु मुख्यतः जठराग्नि को तुरंत वो एक प्रबलता की ओर ले जाता है जो कहीं डगमगा रही थी। तो शोधन के बाद जठराग्नि, धातु और मल की क्रियाएं संतुलित हो जाती हैं, ओज की वृद्धि होती है और मानसिक प्रसन्नता होती है, क्योंकि आपके शरीर से बोझ हट गया तो मन स्वयं प्रसन्न हो जाता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि दोषों की स्थिति, शोधन की आवश्यकता और परिणाम, अगर हम बात करें इन चीजों पे, तो असंचित दोष जो हैं, अगर किसी व्यक्ति में असंचित है, मतलब दोष का संचयन नहीं हुआ, संचय हुआ ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति में तो आपको शोधन की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु अगर संचित दोष हैं तो आप उसमें क्या करेंगे? शोधन आवश्यक है, रोग निवारण एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। अतः शोधन का मुख्य कर्म जो है वो संचित दोषों का निष्कासन, अग्नि एवं धातु का संतुलन तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य हैं? शोधन, इस पे देखिए, ये वैसे तो फाइनल ईयर का टॉपिक है पंचकर्म, परंतु मैं फिर भी बता दूं कि ये आपस में कोरिलेटेड है। मैंने अभी बताया, संचित दोषों का निष्कासन नंबर 1, अग्नि का साम्य करना, ठीक है, धातु को साम्य अवस्था में लाना तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति हमेशा रेगुलर सभी ऋतुओं में उनका पालन कर रहा है तो ये बात निश्चित है कि उसको दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्राप्त होगा, वो हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। ठीक है। तो इसी को हम कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। कल हम आगे इस पे डिटेल चर्चा करेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और फर्स्ट चैप्टर को ही। और बाकी अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी है फर्स्ट अब तक के जो हमने इसमें पढ़ा है तो वो आप डिस्कस कर सकते हो बेटा। ओके, तो इसको बेटा जितना जो पढ़ा है उसको उतना जरूर आप उसको एक बार रिवाइज करें, जिससे आपको संस्कृत एक ऐसे, देखो सिलेबस बहुत ज्यादा है, संस्कृत का सिलेबस बहुत ज्यादा है, परंतु ये बहुत ही, मतलब मैं बताया ना कि ये इसको सिलेबस बर्डन के तौर पे नहीं, इसको ऐसा रखो कि आप इसको रेगुलर वे में अपने जीवन में उतारना है। हमने, मुझे एक अच्छा वैद्य बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि मैं स्वस्थ हूं अब, और मैं स्वस्थ तभी रहूंगा जब मैं स्वस्थ वृत्त का पालन करूंगा। ठीक है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखें कि आपको ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्लस ऐसा नहीं कि अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आपके फादर हैं, मदर हैं, ओल्ड एज आपके मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, तो उन सबको भी आपकी जरूरत है। उनको उम्मीदें हैं कि भाई आपका एडमिशन बीएमएस में हुआ है तो हमारे लिए क्या है। तो आप अभी ट्रीटमेंट का चिकित्सा भी फाइनल ईयर में तो आए नहीं, तो ट्रीटमेंट पॉइंट तो आप बात नहीं कर सकते, परंतु प्रिवेंटिव पार्ट तो आपको पता लग जाएगा। आप आज ही से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे प्रिवेंशन वाला, और वो सबसे बेटर है जिसमें कोई किसी तरह का व्यापद होने की भी संभावना नहीं है 1%। दवाई तो अगर पूर्ण तरीके से सही से आप नहीं यूज करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं 1% कुछ चांस हो सके गलत हो जाए काम, उल्टा हो जाए सब, परंतु यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं, निर्व्यापद है। तो इस टॉपिक सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ो और थोड़ा थोड़ा समय रोज दो, तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में आप टॉप करे बिना रह जाओगे इससे। ठीक है बेटा।